नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रेम यादव और आज 5 सितंबर है, यानी कि शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। वैसे सबसे पहली शिक्षिका तो हमारी माँ होती है और जो हमारा पालन पोषण करती है, पाल पोस के बड़ा करती है। लेकिन विद्यार्थी के जीवन में, यानी कि हमारे जीवन में एक शिक्षक का बहुत महत्व होता है, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है, जिससे कि व्यक्ति समाज में उठने बैठने के लायक होता है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जो लोग शिक्षक के संपर्क में नहीं रहे हैं उनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्रेरणा का स्रोत एक शिक्षक ज़रूर होता है। तो आप सभी को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज हम इस टॉपिक में भारत के द्वीप और तटीय सीमा यानी कि जलीय सीमा के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भारत के विस्तार को लेकर 3 वीडियो देख चुके हैं। उसमें काफ़ी जानकारी हमने आप लोगों को दी है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो भी हमने बताया है वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो एक उनको विशेष रूप से ध्यान देने के लिए और समझने की ज़रूरत है आपको। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, थोड़ा सा इसमें सूक्ष्म परिचय दे दें कि क्या हमने इसमें बनाया है। ये भारत है और भारत को समझने के पहले, यानी कि अगर भूगोल को आपको समझना है तो आपको थोड़ा बहुत मैप बनाना आना चाहिए, क्योंकि मैप के ज़रिए जो भी हम सीखेंगे बहुत अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में वो काफ़ी लंबे समय तक के लिए ठहरता है। तो ये भारत है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर का विस्तार है और पूरब में ये बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है जो कि हिंद महासागर का ही एक भाग है। तो ये बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे द्वीप हैं छोटे छोटे, और इधर भारत के पश्चिम में अरब सागर है और अरब सागर में भी बहुत सारे द्वीप हैं। तो सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं उनकी बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी में ये जो आप देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण द्वीप समूह का विस्तार है। इनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। इसमें से जो ये आप देख रहे हैं 10 डिग्री, यहाँ से एक बंगाल की खाड़ी में ये जो आप उत्तर से दक्षिण द्वीपों का समूह देख रहे हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तर में म्यांमार का एक द्वीप है, कोको द्वीप, और इसके दक्षिण में सभी ये भारतीय द्वीप हैं। इसमें से जो सबसे उत्तरी द्वीप है उसको उत्तरी अंडमान के नाम से जानते हैं, और उत्तरी अंडमान के दक्षिण में जो है उसको मध्य अंडमान के नाम से जानते हैं, और मध्य अंडमान के दक्षिण में दक्षिणी अंडमान है, और दक्षिणी अंडमान द्वीप के दक्षिण में लिटिल अंडमान है यानी कि छोटा अंडमान। और छोटा अंडमान के दक्षिण में जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ से एक 10 डिग्री चैनल गुजरता है। 10 डिग्री चैनल एक अक्षांश रेखा है जो कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। जो 10 डिग्री चैनल है उसके उत्तर में जितने भी द्वीप स्थित हैं वो अंडमान के नाम से जाने जाते हैं, और 10 डिग्री के दक्षिण में जितने भी द्वीप हैं वो कार निकोबार द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि ये पूरे द्वीप समूह को हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। इससे पहले हमने बताया था कि जो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि कार निकोबार का जो सबसे दक्षिणी द्वीप समूह है उस पर स्थित है, और उसका नाम था 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये भी हमने बताया था कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें ये 2004 में जो सुनामी आई थी तब ये डूब चुका था। और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। तो इससे पहले हम 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं। सबसे दक्षिण में
भारत का जलीय पड़ोसी देश है मालदीव, और इससे पहले हमने बताया था श्रीलंका। दो देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं भारत से, मालदीव। और मालदीव के उत्तर में एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप, जो कि भारत का है, और मिनिकॉय द्वीप के उत्तर में है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल भित्तियों से निर्मित है, यानी कि मूंगा चट्टानों से। तो ये मालदीव है, और मालदीव के उत्तर में मिनिकॉय द्वीप समूह है, और मिनिकॉय द्वीप और मालदीव जो एक दूसरे से अलग होते हैं उसका नाम है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल भी एक अक्षांश रेखा ही है, 8 डिग्री। तो इधर हम देख लेते हैं 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पर लिखे हैं या बताएंगे इसके बारे में, वो हर पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये सब पूछे जा चुके हैं। तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है एक दूसरे से, यानी कि मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य ये विभाजन रेखा है। उसके बाद मिनिकॉय द्वीप के उत्तर में बढ़ेंगे तो लक्षद्वीप पड़ता है, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल रेखा है। ये एक अक्षांश रेखा ही है जिसका हमने नाम दे दिया है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री। तो 9 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है? मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। मिनिकॉय और लक्षद्वीप। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो 9 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको 9 डिग्री चैनल बोलते हैं। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है। 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करता है। उसके बाद हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे। तो इसके उत्तर में जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ से एक 10 डिग्री चैनल गुजरता है, यानी कि 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। यदि इसके अंतर्गत हम जाएंगे तो अंडमान में लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यदि इसके अंतर्गत भी जाएंगे तो अंडमान में लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत अंडमान जो है वो लिटिल अंडमान है, और कार निकोबार के अंतर्गत कार निकोबार है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार। कार निकोबार के मध्य कौन सा डिग्री चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल। उसके बाद हम जब 10 डिग्री चैनल के उत्तर में बढ़ेंगे तो लिटिल अंडमान है, और लिटिल अंडमान द्वीप के उत्तर में दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के दक्षिण में, यानी कि इन दोनों द्वीपों के मध्य एक विभाजन का कार्य करता है, जिसको बोलते हैं डंकन पैसेज। यानी कि डंकन पास या डंकन पैसेज, डंकन पास या
डंकन पैसेज किसके किसके मध्य है? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो डंकन पैसेज किसको किसको अलग करता है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को। उसके उत्तर में बढ़ेंगे तो मध्य अंडमान है, और मध्य अंडमान के उत्तर में उत्तरी अंडमान है, और उत्तरी अंडमान के उत्तर में म्यांमार का, इधर जो पूर्वी देश है भारत का पड़ोसी, वो म्यांमार है। तो म्यांमार का एक द्वीप है कोको द्वीप, और कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य एक चैनल है जिसको कोको चैनल बोलते हैं। यानी कि यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसको कोको नाम दिया गया है, कोको चैनल। कोको चैनल किसको अलग करता है? कोको द्वीप, यानी कि ये म्यांमार का है, और भारत का जो द्वीप है वो उत्तरी अंडमान। तो कोको द्वीप, कोको चैनल, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है कि कोको द्वीप पर किसका अधिकार है? तो म्यांमार का अधिकार है। और कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को कौन सा चैनल अलग करता है? तो कोको चैनल एक दूसरे को अलग करता है। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में और बहुत सारे द्वीप हैं, जैसे ये एक नदी उत्तराखंड से निकलती है, गंगा नदी। गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो यहाँ पर एक इसकी वितरिका अलग हो जाती है और ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक तो भागीरथी जो कि बांग्लादेश में चली जाती है, और जो दूसरी इसकी एक वितरिका है वो हुगली, और वो पश्चिम बंगाल में चली जाती है। पश्चिम बंगाल के बाद ये बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है अपना, और इसके मुहाने पर, यानी कि हुगली नदी के मुहाने पर दो द्वीपों का विस्तार है। एक तो गंगा सागर, इसको बोलते हैं गंगा सागर, और जो दूसरा द्वीप है इसका नाम है न्यूमूर, न्यूमूर द्वीप। यानी कि गंगा सागर द्वीप और न्यूमूर द्वीप जो किस नदी के मुहाने पर है? तो हुगली नदी के मुहाने पर है। उसके बाद जैसे ही हम उसके दक्षिण में बढ़ेंगे तो एक नदी है ब्राह्मणी नदी, ये ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी, और ब्राह्मणी नदी ये उड़ीसा में है, और उड़ीसा ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। और ये सभी पूछे हुए पॉइंट हैं, तो इनको विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बातें हैं सभी। व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर है? तो ब्राह्मणी नदी। और ये किस राज्य के तट पर है? तो उड़ीसा तट पर, ये उड़ीसा तट पर है। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मिसाइलों का परीक्षण होता है। आपने सुना होगा कि मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया, तो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है, तो यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण होता है। और कहाँ? तो उड़ीसा के चांदीपुर। ये वहाँ का स्थान है चांदीपुर, और ये व्हीलर द्वीप पर स्थित है। तो यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण होता है। उसके बाद जब हम दक्षिण में बढ़ेंगे तो एक आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश में, और ये उड़ीसा में पड़ता है। और जो ये है श्रीहरिकोटा द्वीप,
श्रीहरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। जैसे यहाँ पर जो उड़ीसा का चांदीपुर है, यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण होता है, तो ये श्रीहरिकोटा द्वीप है। यहाँ से उपग्रह प्रक्षेपण किए जाते हैं, यानी कि उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो ये श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, ये उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में और श्रीहरिकोटा द्वीप। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, जो अब इसको हम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बोलते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है। और यहाँ से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है, यानी कि एक पैड है। उसके दक्षिण में बढ़ेंगे तो यहाँ पर तमिलनाडु के तट पर एक द्वीप पड़ता है, पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप ये तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के तट पर पड़ता है पंबन द्वीप। यहाँ पर पंबन द्वीप है, और पंबन द्वीप पर रामेश्वरम है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पंबन द्वीप किस राज्य के तट पर है, तो तमिलनाडु। पंबन द्वीप ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। और ये भी पूछा गया है कि जो रामेश्वरम है वो किस द्वीप पर स्थित है, तो पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम है। और ये तमिलनाडु के तट पर है, और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है कि रामेश्वरम जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो रामेश्वरम पंबन द्वीप पर है। और पंबन द्वीप का जो सबसे पूर्वी सिरा है धनुषकोडी, यानी कि यहाँ पर पड़ता है धनुषकोडी, ये पंबन द्वीप पर स्थित है। पंबन द्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा है। और श्रीलंका का जो सबसे पश्चिमी द्वीप है, श्रीलंका का तलैया मन्नार द्वीप, इनके मध्य राम सेतु जो है उसका विस्तार है। यानी कि राम सेतु का विस्तार जो है धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका का द्वीप है तलैया मन्नार द्वीप, उनके मध्य है। तो तलैया मन्नार द्वीप और धनुषकोडी के मध्य ही राम सेतु यानी कि एडम्स ब्रिज या आदम का पुल, इसका विस्तार है। और इस पंबन द्वीप के उत्तर में मन्नार की खाड़ी है, पाक की खाड़ी है। पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप के उत्तर में पाक की खाड़ी है, ये पाक की खाड़ी। और इसके दक्षिण में जो है वो मन्नार की खाड़ी है, यानी कि ये जो खाड़ी है ये मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। ये तो बंगाल की खाड़ी में जो भी द्वीप थे वो थे, उनकी बात की हमने। उसके बाद जो अरब सागर में स्थित है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले गुजरात का जो तट है, इससे पहले हमने ये भी बताया था कि जो सबसे ज़्यादा तटीय रेखा वाला राज्य है वो गुजरात है। और गुजरात के पास दो खाड़ी हैं, एक तो कच्छ की खाड़ी और दूसरा ये खंबात की खाड़ी। ये ऊपर जो है ये कच्छ की खाड़ी है, और ये जो कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में है ये खंबात की खाड़ी। और इसका दूसरा नाम है कैम्बे की खाड़ी, यानी कि खंबात की खाड़ी या दूसरा नाम कैम्बे की खाड़ी। और मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है नर्मदा, और जो नर्मदा नदी का जो मुहाना है, यानी कि जो जहाँ पर अपना जल छोड़ती है समुद्र में, वहाँ पर दो द्वीप बसे हुए हैं, यानी कि दो द्वीप स्थित हैं।
एक तो आलिया बेट और दूसरा खादिया बेट। एक द्वीप जो है वो आलिया बेट है, आलिया बेट, और जो दूसरा द्वीप है वो खादिया बेट, खादिया बेट। ये अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी है जिसके मुहाने पर है, तो नर्मदा नदी है। और किस खाड़ी में है, तो खंबात की खाड़ी में, आलिया बेट और खादिया बेट। उसके बाद दक्षिण में है, खंबात की खाड़ी के दक्षिण में आपको पता है कि जो मुंबई है वो सालसेट द्वीप पर स्थित है। तो ये कौन सा द्वीप हुआ, ये सालसेट द्वीप है, सालसेट द्वीप। और ये भी कई बार पूछा गया है कि जो मुंबई है वो किस द्वीप पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप पर। उसके बाद दूसरा, महाराष्ट्र के पश्चिम में अरब सागर में एक द्वीप है जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप, इसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप। उसके बाद लक्षद्वीप है, और जो लक्षद्वीप है वो मूंगा चट्टानों से निर्मित है। और जो मूंगा होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और मूंगा चट्टान ये जो मूंगा एक प्रवाल जीव होता है, ये एक कॉलोनी बनाकर रहता है। और इसका जो ऊपर का जो खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो बहुत ही मजबूत होता है। और इसमें एक पॉइंट और रह गया है कि जो अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान द्वीप समूह, इसका दूसरा एक नाम है मरकत द्वीप। मरकत द्वीप की संज्ञा किसको दी गई है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो विस्तार है वो बंगाल की खाड़ी में है, और इसका दूसरा नाम है मरकत द्वीप। यानी कि मरकत द्वीप की संज्ञा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दी गई है, अंडमान निकोबार। निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद थोड़ा सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं हम आपको। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें जो सबसे उत्तरी अंडमान है, एक मिनट थोड़ा पहले नोट कर लेते हैं। सबसे उत्तरी अंडमान, इस पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, तो उत्तरी अंडमान पर स्थित है सैंडल पीक। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, और वो किस द्वीप पर स्थित है, तो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। उसके बाद उत्तरी अंडमान के दक्षिण में पड़ता है मध्य अंडमान, और मध्य अंडमान जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मध्य अंडमान है, सबसे बड़ा द्वीप, और ये मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान के दक्षिण में दक्षिणी अंडमान है, और दक्षिणी अंडमान पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। कई बार ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो किस द्वीप पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान पर। पोर्ट ब्लेयर। और ये दक्षिणी अंडमान पर है, और दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में लिटिल अंडमान है, और लिटिल अंडमान के दक्षिण में 10 डिग्री चैनल है, और पोर्ट दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में
डंकन पास है, और ये लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान के दक्षिण में 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में कार निकोबार द्वीप समूह है। और जो कार निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट थुलियर है। ये कार निकोबार है, माउंट थुलियर। माउंट थुलियर ये कार निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। और इन्हीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में 2 ज्वालामुखी द्वीप भी हैं, जिनका नाम है नारकोंडम और दूसरा है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप। भारत में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं जिनका विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास ही है, यानी कि यहाँ पर एक यहाँ पर स्थित है और दूसरा यहाँ पर स्थित है। इसमें से एक जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है और दूसरा निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो 2 ज्वालामुखी हैं भारत के पास, एक तो नारकोंडम है और दूसरा बैरन द्वीप है। इसमें जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी। और दूसरा जो नारकोंडम है वो निष्क्रिय है, निष्क्रिय ज्वालामुखी। उसके बाद हम, हालांकि इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य और उससे छोटा, और सबसे बड़ा जो राज्य है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान है, और जो सबसे छोटा है वो गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से भी हम बता चुके हैं कि जो सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है और जो सबसे छोटा राज्य है वो सिक्किम है। यहाँ पर हम क्रम से देख लेते हैं कि जब जम्मू कश्मीर डिवाइड नहीं हुआ था 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, तो 5वें नंबर पर जम्मू कश्मीर का नंबर आता था। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर 2 भागों में डिवाइड हो चुका है, तो अब हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं कि कौन कौन से राज्य आते हैं। तो जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से वो राजस्थान है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य। तो सबसे पहला है, जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। और जो दूसरा राज्य है जो राजस्थान से छोटा है क्षेत्रफल में, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश। और इसके बाद मध्य प्रदेश से जो छोटा राज्य है वो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पर जो आता है वो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और जो 5वां अब है वो है गुजरात। इससे पहले 5वें नंबर पर जम्मू कश्मीर आता था। अब चूँकि वो 2 हिस्सों में अब बढ़ चुका है, इसलिए 5वां जो क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य है वो गुजरात है आपका। और जो भारत का सबसे बड़ा जिला है वो गुजरात का कच्छ है। सबसे बड़ा जिला भारत का। 1 मिनट थोड़ा। सबसे बड़ा जिला जो है वो कच्छ, और कच्छ गुजरात का है। और जो सबसे छोटा जिला है सबसे छोटा जिला वो पुदुचेरी का एक माहे है। माहे जो केरल तट पर है।
और ये पुदुचेरी का ज़िला है, पुदुचेरी। सबसे बड़ा ज़िला कच्छ गुजरात का, सबसे छोटा ज़िला माहे पुदुचेरी का है, और ये केरल तट पर है। ये आपका केरल है और यहाँ पर जो है माहे स्थित है, माहे। हालांकि ये पुदुचेरी का हिस्सा है। पुदुचेरी जो है वो 4 ज़िलों में बटा हुआ है। पुदुचेरी पहले फ्रांस के अधीन था, तो अलग अलग फ्रांस के लोग जो थे अलग अलग अपनी कोठी स्थापित किए हुए थे। तो जो पुदुचेरी के 4 ज़िले हैं, पुदुचेरी ये 4 ज़िलों में बटा हुआ है। पहला है माहे, और जो दूसरा ज़िला है यनम, और जो तीसरा ज़िला है वो कराईकल, और जो चौथा है वो पुदुचेरी। अब पुदुचेरी का जो है वो पश्चिमी तट और पूर्वी तट यानी कि दोनों तटों पर इसका विस्तार है। इसमें से जो माहे है वो पश्चिमी तट पर है और केरल राज्य में है, केरल के तट पर है माहे। और जो यनम है वो आंध्र प्रदेश तट पर है, आंध्र प्रदेश के तट पर। ये वाला जो विस्तार है ये तमिलनाडु है, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में जो यहाँ पर विस्तार है वो यनम है। उसके बाद जो ये आंध्र प्रदेश के दक्षिण में राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 ज़िलों का विस्तार है, एक तो जो मुख्य है पुदुचेरी और दूसरा है कराईकल। पुदुचेरी और दूसरा कराईकल, कराईकल। तो कराईकल ये तमिलनाडु के तट पर है, तमिलनाडु, और पुदुचेरी भी तमिलनाडु के तट पर ही है। इनसे भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा राज्य है, केंद्र शासित राज्य या राज्य है जिसका विस्तार दोनों तटों पर है। तो पुदुचेरी है, एक तो पूर्वी तट पर है इसका विस्तार, यानी कि 3 जो इसके ज़िले हैं वो पूर्वी तट पर हैं और एक ज़िला पश्चिमी तट पर है। अब हम बात करते हैं भारत के स्थलीय सीमा, जलीय सीमा की, स्थलीय सीमा की बात इससे पहले कर चुके हैं। तटीय सीमा और जो स्थलीय सीमा थी उसके बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इसके बारे में अब जलीय सीमा की बात करेंगे। जलीय सीमा, जलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन व्यवस्था के अनुसार किसी भी देश की जलीय सीमा जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रादेशिक समुद्री सीमा, पहला है प्रादेशिक, प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा जो है संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, या इसका दूसरा नाम है अविच्छिन्न मंडल या अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल। और जो तीसरा है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की व्यवस्था के अनुसार बांटा गया है, जिसमें से जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है वो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होती है, आधार रेखा से 12 समुद्री मील। और
सबसे पहले आधार रेखा को समझ लेते हैं कि आधार रेखा क्या होती है। जैसे ये पश्चिमी तट है और पश्चिमी तट बिल्कुल समानांतर नहीं है। किसी भी देश का जो तटीय क्षेत्र होता है वो समानांतर यानी कि एक श्रेणीबद्ध क्रम में नहीं होता है, बल्कि बहुत ही कटा-छटा होता है। कुछ इसका जो विस्तार होगा वो इस टाइप से होता है। इसमें जो इन तटों को एक सीधी रेखा जो काल्पनिक रेखा होती है, इन तटों को सीधा मिलाने वाली रेखा उसको हम आधार रेखा बोलते हैं। यानी कि जो कटे छटे तट होते हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको आधार रेखा बोलते हैं। ये आधार रेखा, और आधार रेखा से जो 12 समुद्री मील है उसको हम प्रादेशिक समुद्री सीमा बोलते हैं। और इसमें आधार रेखा और जो तट होता है, आधार रेखा और तट यानी कि किसी भी देश का जो तट होता है उसके मध्य जो भी जल भरा होता है उसको आंतरिक जल बोलते हैं। यानी कि ये टेढ़ा मेढ़ा तट है और टेढ़े मेढ़े तट को एक काल्पनिक रेखा जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको आधार रेखा बोलते हैं। और तट और आधार रेखा के आधार रेखा के मध्य जो जल भरा होता है उसको आंतरिक जल बोलते हैं। इसको बोल देंगे आंतरिक जल, आंतरिक जल। तो जो सबसे पहली समुद्री सीमा है प्रादेशिक समुद्री सीमा, ये आधार रेखा से 12 समुद्री मील है। आधार रेखा से 12 समुद्री मील ये जो सीमा है वो प्रादेशिक समुद्री सीमा है। उसके बाद संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल, इसका जो विस्तार होता है वो समुद्री सीमा से 24 नॉटिकल मील। वो संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील होता है। आधार रेखा से 24 समुद्री मील, समुद्री मील। और जो प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है इसमें किसी भी देश की जो प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है उसमें उस देश को संपूर्ण अधिकार होता है। और जो संलग्न क्षेत्र है या अविच्छिन्न मंडल है आधार रेखा से 24 समुद्री मील, इसके अंतर्गत भारत को सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार है। यानी कि कोई यदि विदेशी जहाज़ इसके अंतर्गत प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसको यहाँ पर टैक्स पे करना होगा, तब जाके वो संलग्न क्षेत्र या अवच्छिन्न मंडल के अंदर प्रवेश कर सकता है। उसके बाद आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र का जो विस्तार होता है वो समुद्री मील से 200, वो आधार रेखा से 200 समुद्री मील। यानी कि जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक उसका विस्तार है। और इसके अंतर्गत भारत को द्वीपों का निर्माण कर सकता है, और यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन कर सकता है, और अनुसंधान भी यहाँ पर भारत अपने स्थापित कर सकता है। तो ये थी भारत की जलीय सीमा। उसके बाद यानी कि 200 समुद्री मील के बाद जो समुद्र का विस्तार होता है उस पर सभी देशों का बराबर अधिकार होता है। तो आज भारत का विस्तार का ये लास्ट वीडियो था। इसमें भारत के विस्तार को लेकर जितनी भी जानकारी थी हमने कोशिश की है कि संपूर्ण जानकारी इन 4 वीडियो में आप तक पहुंच जाए। और इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें से भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में बताएंगे हम आपको। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।